come and show me how. Gotta do it right now, you know you gotta hold me down. Can I let Good morning everyone. Welcome to day 6 from Vietnam. रेडी हो चुका हूँ मैं. अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं. आज मैं बहुत आराम से उठा हूँ बिकॉज़ पिछले 5-6 दिन से लगातार हम लोग डेली सुबह जल्दी उठ रहे थे और भागा दौड़ी, मतलब पूरे दिन में इतना चलना दौड़ना हो रहा था तो हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि उठने का मन नहीं कर रहा था. तो अभी मैं निकला हूँ बाहर. सबसे पहले जाऊँगा मैं कोई इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी कह सकते हो आप, वो मैं करूँगा. उसके बाद फिर पहले जाऊँगा मैं वॉर रेमिनेंट म्यूज़ियम, देन उसके बाद फिर पोस्ट ऑफिस एंड देन उसके बाद फिर मैं जाऊँगा एक पिंक कैथेड्रल है वहाँ पे जाऊँगा. उसके बाद फिर देखेंगे आगे और कुछ अगर अट्रैक्शन होगी तो वो मैं आपको लेके जाऊँगा. तो चलिए चलते हैं अभी इंडियन रेस्टोरेंट, कुछ खाते हैं एंड देन उसके बाद फिर आगे हम अपना कंटिन्यू करेंगे. the moment pass? Good things they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Yeah, that's premium. Pull up with तो मैंने जो अपार्टमेंट बुक किया था यहाँ पे साइगाओ पुआंग 6 करके एक जगह है, वो इसमें है रिवर गेट रेजिडेंस. और ये एक ऊंची सी बिल्डिंग है जिसके अंदर हमारा जो अपार्टमेंट है वो है 15th फ्लोर पे. और ठीक है, नॉर्मल है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, बट अपार्टमेंट से व्यू अच्छा आता है. और ये बेंथन मार्केट से हार्डली 10 मिनट दूर है. तो चीज़ें नियर बाय हैं. और जहाँ पे अभी मुझे जाना है वॉर रेमिनेंट म्यूज़ियम और पोस्ट साइगाओ पोस्ट ऑफिस कहते हो, साइगाओ सेंट्रल पोस्ट ऑफिस, तो वो भी 2-3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. तो आप जब भी कोई अपना होटल या अपार्टमेंट बुक करें तो प्लीज़ आप नियर बाय लोकेशन पे करें, जिससे कि आपका टाइम भी सेव हो. और आप अगर आपका मन करे आप वॉकिंग डिस्टेंस पे वॉकिंग करके भी आप जा सकते हैं. the moment that you rest your head, they think they can't compete. If you gotta skip steps, then the plan is not complete. Get your reps in, get your reps in, get your. Never rest on a past success. You gotta love what you do if you tryna be the best. Keep on moving, we keep on moving. ये आप देख सकते हैं, इस एरिया को पूरा साइगांव कहते हैं. यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रीट्स और लेन्स हैं. तो आप सुबह सुबह ट्रैफिक देखिए. रात को हम लोग वॉकिंग स्ट्रीट पे आए थे, मैंने आपको दिखाया था कल के वीडियो में. और अभी जो रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ वॉकिंग स्ट्रीट पे ही है. तो अब आप दोपहर का आप हाल देखिए, वॉकिंग स्ट्रीट खाली पड़ी है. तो ये हैपनिंग होती है रात को ही. तो अभी मैं आया था यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट पे, एक है चांदनी चौक इंडियन रेस्टोरेंट. यहाँ पे आके रेट्स तो ठीक है. मैंने 2 पराठे ऑर्डर किए, आलू पराठा और गोभी पराठा. तो उसके प्राइजेस ठीक है, 50,000 VND और 55,000 VND. बाकी जगह पे मैं जब गया था दनांग में और उससे पहले हनोई में, तो वहाँ पे जो पराठा के रेट से कहीं पे 80,000 था, कहीं पे 90,000 था, जो कि इंडिया के अप्रॉक्सीमेटली 350-400 रुपये. काफ़ी एक्सपेंसिव थे पराठे. यहाँ पे कंपेरेटिवली कम है. तो अभी आएगा तो टेस्ट करके बताएंगे कि टेस्ट कैसा है. उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो अभी वेट करते हैं, खाना आता है फिर आपको बताते हैं. ये है रेस्टोरेंट. ये हमारा पराठा आ चुका है. ये आलू पराठा, गोभी पराठा, साथ में दही और चटनी. तो अभी खा के आपको बताते हैं. तो खा लिया था मैंने यहाँ पे पराठा. ठीक था, और काफ़ी अच्छा भी नहीं था, काफ़ी बुरा भी नहीं था. मीडियम था, एवरेज था. आप ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली. अगर आपको कोई अच्छे इंडियन ऑप्शंस नहीं मिलते हैं तो ये एक आपके लिए ऑप्शन हो सकता है. आप आइए यहाँ पे, अपना आराम से बजट में अपना मील ले सकते हैं. तो अब चलते हैं वॉर रेमिनेंट म्यूज़ियम. मैंने ग्रैब बुक किया है, तो अभी वो आएगी तो फिर उसके बाद वहाँ पे आपको दिखाएंगे वॉर रेमिनेंट म्यूज़ियम कैसा रहता है. तो मैंने ग्रैब बुक किया था जिसमें गाड़ी आने वाली है मेरी VF5+. ये मैं आपको दिखाता हूँ. ये मेरी कार आ चुकी है. वो आ रही है. चलिए चलते हैं अंदर, बैठते हैं. हेलो सौरभ.
इन गाड़ियों का मैंने नोटिस किया है कि इनका जो फ्लोर होता है वो बैक साइड पे थोड़ा ऊपर होता है। आप देख सकते हैं ये सीट है और इतना गैप आ रहा है। आगे नीचे होता है, पीछे से ऊपर है। मे बी बिकॉज कि इसके नीचे बैटरी है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो शायद इसका फ्लोर ऊपर है। ये है वॉर एमिनेंट म्यूज़ियम। अभी यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे एंड देन उसके बाद फिर एंटर करेंगे। हाय, कैन आई हैव वन टिकट? 40? थैंक यू। चलते हैं अब एक्सप्लोर करने के लिए। ये आर्मी के आई थिंक यूएस या वियतनाम आर्मी के ये हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स। ये है सॉरी यूएस एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स जो यूएस वियतनाम वॉर में यूज़ हुए थे। यहाँ पे एंट्री के लिए आपको 40,000 VND की टिकट लेनी पड़ती है, जो कि आपको जैसे मैंने दिखाया पीछे काउंटर पे था। तो ये जो आप टैंक्स वगैरह देख रहे हैं, ये सब वियतनाम आर्मी के थे। तो अब चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या होता है। एंट्री करके आपको यहाँ पे लॉबी एरिया मिलेगा, यहाँ पे आप सोवेनियर्स परचेज़ कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि जो अमेरिकन वॉर हुई थी यहाँ पे, इसमें जो आप देख सकते हैं ये जितने भी यूथ्स हैं ये वॉल्टियर थे यूएस आर्मी के एमिनेशंस और वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे लोकल लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था और ये इस तरीके से पहले उनके एमिनेशंस और जितने भी वेपन्स वगैरह थे, ये एक इन्होंने डेमो दिया हुआ है कि उस तरीके से जंगल के अंदर इस तरीके से रखे जाते थे। चलते हैं यहाँ से, अब ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो अब दूसरी जगह पे जाके देखते हैं। ये उस टाइम का टेलीग्राम था जो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे हो ची मिन, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर लिखा था और उनको बताया था कि हम ये वॉर ज़रूर जीतेंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लिख के दी थी। तो इन लोगों की, वियतनामीज़ लोगों की ख़ास बात ये थी कि इन्होंने उस वॉर के दौरान कभी हार नहीं मानी थी। हाँ, पूरी तरीके से इन्होंने लड़ाई की थी और जैसे कि आप जानते हैं इनकी हिस्ट्री में कि ये लोग बहुत अच्छे तरीके से लड़े थे। तो जितनी मेरी नॉलेज है वो लड़ाई इसलिए हुई थी यूएस और वियतनाम की कि उस टाइम के जो नॉर्थ वियतनाम था और साउथ वियतनाम था, दोनों में क्लैशेस थे कि नॉर्थ वियतनाम चाहता था कि वियतनाम कम्युनलिज्म लेकर आए, साउथ वियतनाम नहीं चाहता था, वो चाहता था कि डेमोक्रेटिक रहे। तो उसके लिए यूएस ने नॉर्थ वियतनाम का साथ दिया था और उनके साथ मिलके साउथ वियतनाम पर अटैक किया था। तो ये लड़ाई काफ़ी लंबी चली थी। फिर थक हार के जब यूएस को लगा कि ये लोग नहीं जीत पा रहे हैं, तो उन्होंने फिर इसको गिव अप कर दिया था और जितने भी इनके टैंक्स और जितने भी एम्यूनिशन से वो सब यहीं पे छोड़ के वो चले गए थे।
ये जो आप देख रहे हैं ये मिसाइल्स यूज़ होती थी उस टाइम पे, पीछे और भी है। ये सब भी यूज़ होता था। इसमें लिखा गया है कि वॉर के बाद कंक्लूजन निकला था स्टॉकहोम सेशन में कि यूएस आर्मी थी वो गिल्टी पाई गई थी कि जो भी ये जेनोसाइड हुआ था वियतनाम में, तो उनके अगेंस्ट ये स्टेटमेंट जारी की गई थी। तो इसमें लिखा है कि जो वुई वैन वेथ थे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन इस सीवर के अंदर छुपे हुए थे। तो 1969 फरवरी 25 1969 को यूएस रेंजर्स ने उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को देखा था, जिसमें से 2 ग्रैंड चिल्ड्रन को अभी देख सकते हैं। बुई थी आन जो कि 10 साल का था, और बुई थी जो कि 8 साल का था। उनको चाकू मार के उनको मार दिया था। और फरवरी 4 2009 में जो उनकी 40th एनिवर्सरी थी, बुई थी एन के द्वारा बुई वैन वैथ के द्वारा ये जो सीवर है ये वॉर एमिनेंट को गिफ्ट कर दिया था कि ताकि लोग ये देख सकते हैं। ये आई थिंक उस टाइम की कुछ रियल इमेजेस है जब यूएस आर्मी ने बॉम्बिंग की थी। यूएस की हिस्ट्री रही है कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक इनफैक्ट पूरी दुनिया में इनको राज करना है, इनको अपनी हुकूमत चलानी है। और जब इनका मन करता है कहीं पे भी ये लोग लड़ाई शुरू कर देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। आई थिंक दुनिया को एकजुट होके इसके खिलाफ थोड़ा सा करना चाहिए कि सिर्फ यूएस का राज नहीं चल सकता है। ये आप देख सकते हैं ये पूरा वियतनाम का मैप है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक लॉन्ग स्ट्रिप है पूरा वियतनाम। तो ये नॉर्थ है जहाँ पे हम लोग अभी पहले सबसे पहले हनोई गए थे, दैन उसके बाद फिर दांग सेंट्रल में है, एंड देन उसके बाद हो ची मिन, पहले ये साइगॉन हुआ करता था। तो ये हम लोग अभी यहाँ पे है। तो ये नॉर्थ और साउथ के बीच में लड़ाई होती थी। ये आप देखेंगे ये वाली थॉमसन राइफ़ल जो कि पबजी में भी यूज़ होती है, और ये ऊज़ी। तो पबजी में जो गन्स यूज़ होती है वो रियलिटी में होती है, स्कारएल, M24, ये सारी चीज़ें, ये गन्स हैं यहाँ पे। अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में हल्की सी नॉइज़ अगर आ रही है तो वो नॉइज़ ये गन फायर की है। तो इन्होंने एक 3D इफेक्ट देने के लिए स्पीकर्स पे गन फायर की साउंड जो है वो प्ले कर रखी है। अब निकलते हैं यहाँ से वॉर क्राइम एरिया से बाहर, अब कहीं और जाते हैं। यूएस ने ये वॉर जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाए थे, जिसमें मिसाइल्स और नॉर्मल अटैक्स तो होते ही थे, उसके साथ साथ इन्होंने टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया था। ये आप देख सकते हैं, जिससे कि इनकी जो पूरी क्रॉप है वियतनाम की वो ख़राब हो जाए, लोग यहाँ पे भूखे मरे और थक हार के वो लोग ये लड़ाई हार जाए। तो जब केमिकल्स ये लोग स्प्रे करते थे
तो खुद आर्मी ये पहन के, मुँह पे पहन के ये लेकर आती थी, जिससे कि उनको कोई इफ़ेक्ट ना हो। उस केमिकल का इफ़ेक्ट ये हुआ कि लोगों पे रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद फिर इस तरीके से उनकी बॉडी पे इफ़ेक्ट होने स्टार्ट हो गए थे। तो बुरे काम का बुरा नतीजा तो होता ही है। ड्यूरिंग 1968 और 1970 पीरियड, उस दौरान यूएस सोल्जर्स जो वहाँ पे सर्व कर रहे थे वो भी एक्सपोज हो गए थे। ये जो केमिकल था इसको नाम दिया गया था एजेंट ऑरेंज। तो उनकी वजह से इस केमिकल की वजह से यूएस सोल्जर्स भी अफेक्टेड हो गए। और फिर उसके बाद जो उनकी फैमिलीज थी उन्होंने यूएस में लॉ सूट फाइल किया। और फिर उसके बाद जो कंपनीज थी वहाँ की जिन्होंने ये केमिकल बनाया था, इंक्लूडिंग डॉ केमिकल, मॉन्सेंटो, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। एंड देन उसके बाद कंपनसेशन के लिए $197 मिलियन का कंपनसेशन दिया था। तो आप दूसरों के साथ बुरा करोगे तो आपके खुद के साथ भी बुरा तो होगा ही। रिसेंटली 2009 में आई गेस एक वियतनामीज़ बच्चे ने बराक ओबामा को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उसने लिखा था ओबामा को कि वो सेकंड जनरेशन है जो एजेंट ऑरेंज हुआ था उस विक्टिम का। तो उसने ओबामा से रिक्वेस्ट किया था कि जो भी डिसेबिलिटीज़ आ रही है अमेरिका की वजह से, जो उन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, तो उससे हेल्प मांगी थी ओबामा से। और ओबामा ने उसके बाद फिर रिप्लाई किया था कि हम कोशिश करेंगे कि ये जो डिसेबिलिटीज़ है ये सारी चीज़ें रिमूव कर सकें। और जो दनांग अभी हम लोग जिससे पहले सिटी से होके आए थे, हो ची मिन से पहले, तो वो सिटी रिसेंटली डेवलप हुई है, तकरीबन 5-7 साल पहले, अभी भी डेवलप हो रही है। तो वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट है वो यूएस फंडिंग कर रहा है, तो वियतनाम में ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। एक छोटी सी करेक्शन है, जो यूएसए ने सपोर्ट किया था वो साउथ वियतनाम को इनिशियली सपोर्ट किया था, क्योंकि कम्युनिज़्म नहीं चाहते थे वो लोग भी। तो पहले एक्सेसिव सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे साउथ वियतनाम फोर्सेस को। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो सपोर्ट थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। एंड देन उसके बाद फिर यूएसए नॉर्थ साउथ कुछ नहीं देखा, उन्होंने सब पे ही अटैक कर दिया। तो ये था पूरा म्यूज़ियम। इसमें पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक दिखाया गया है कि क्या क्या इवेंट्स हुए थे, कितने लोग मरे थे, कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हुई थी। तो आई होप आपने देखा होगा अच्छे से। बाकी इन्फॉर्मेशन अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो आप अपना गूगल से चेक कर लेना, बिकॉज जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, नॉलेज थी, वो मैंने आपको बताया। तो अब चलते हैं यहाँ से। अब मैं निकलूँगा पोस्ट ऑफिस के लिए, साइगॉन सेंट्रल पोस्ट ऑफिस। तो अब यहाँ से चलते हैं। तो अभी मैं बाई चांस एग्ज़िट लेने वाला था। एग्ज़िट से पहले मुझे दिख गया था अभी और भी चीज़ें हैं। तो अभी ये केजेस है, अभी इसके अंदर हम लोग जाके देखते हैं।
साइगॉन सेंट्रल पोस्ट ऑफिस जाते हुए रास्ते में बहुत ही सुंदर बीच में एक पार्क है। वो है सामने साइगॉन सेंट्रल पोस्ट ऑफिस। लेट्स गो इनसाइड साइगॉन सेंट्रल पोस्ट ऑफिस। बहुत ही सुंदर है। Ở trên hết chỗ cho Cường ơi. तो ये सेंट्रल पोस्ट ऑफिस में आप रियल में अपना पोस्ट कार्ड अपने घर पे भेज सकते हो, आप जिस भी कंट्री में हो। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से आप पोस्ट लीजिए और उसमें अपना नोट्स कलेक्ट करके और पीछे काउंटर पे आप स्टैंप लगा के आप उसको वहीं पे छोड़ सकते हैं। तो मैं भी ट्राई करता हूँ। अभी मैं एक पोस्ट कार्ड उठाऊँगा, उस पर लिखूँगा अपने नोट्स एंड देन उसको फिर मैं डिलीवर करूँगा अपने घर पे। लेट्स सी कि वो पोस्ट कार्ड पहुँचता है कि नहीं। तो ये मैंने पोस्ट कार्ड लिया है, ये 20,000 VND का है। अब मैं इस पर कुछ नोट्स लिखूँगा अपनी फैमिली के लिए और फिर मैं इसको पोस्ट करूँगा। तो ये मैंने पोस्ट कार्ड लिखा है, ये मैंने लिखा है। अब मैं इसको पोस्ट करता हूँ। अब काउंटर नंबर 1 से एंड देन फिर स्टैम्प करवाएंगे। आई गॉट दिस एनवेलप एंड स्टैम्प। इसका फीस लगा था 35,000 VND। अब यहाँ पे एनवेलप में एड्रेस लिखेंगे और स्टैम्प पेस्ट करेंगे एंड देन उसको पोस्ट करेंगे। तो मैंने ये पोस्ट कार्ड भर दिया है, इसमें अपने घर की इंफॉर्मेशन लिख दी है। अब मैं इसको डिलीवर करता हूँ। तो अभी मैंने रख दिया है डिलीवर होने के लिए। अब देखेंगे कि घर पे डिलीवर होगा या नहीं। लेट्स सी। अभी ये साइगॉन सेंट्रल पोस्ट जस्ट लेन पे, ये पूरी एक लेन है जहाँ पे आपको कैफ़ेज़, बुक स्टोर, आई थिंक बुक स्टोर लेन यही है। आई वॉज़ नॉट अवेयर कि यही होगा। तो चलो अच्छा है, एक और अट्रैक्शन देखने को मिल गया। आप अगर बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं तो ये आपके लिए पैराडाइज़ है। आप यहाँ से अपने लिए नॉवेल्स, बुक्स कुछ भी ले जा सकते हैं। मुझे वियतनाम में आए हुए आज 6 दिन हो चुके हैं और मैं अभी तक वियतनाम के किसी भी मॉल में नहीं गया था। वैसे मुझे ज़्यादा दिखे भी नहीं थे। तो अभी हो ची मिन सिटी में ये साइगॉन सेंटर है, इसमें अभी चल के देखते हैं कि ये मॉल कैसा है। तो चलिए चलते हैं।
ये मॉल उन लोगों के लिए जिनको शॉपिंग करनी है, क्लोथिंग, शूज़। तो साइगॉन सेंटर मोस्टली शॉपिंग के लिए है, आई मीन क्लोथिंग के लिए और शूज़ के लिए। वियतनाम में यूनिक्लो के प्राइजेस, मतलब कपड़ों के प्राइजेस इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। मतलब मुझे एक डेनिम पसंद आई, वाइट कलर की टी शर्ट पसंद आई, तो इंडियन रुपीस के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 2000 1500 इस तरीके से इसके प्राइजेस हैं। और इंडिया में अगर यही सेम चीज़ होती तो 2,500-3 हज़ार से कम नहीं होती, टी शर्ट में भी 2000 से ऊपर की होती। तो यहाँ पे यूनिक्लो में प्राइजेस कम है, आप यूनिक्लो से काफ़ी अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। साइगॉन सेंटर से निकल के अब यहाँ पे पास में एक नियर बाय एक और मॉल है, यूनियन सेंटर। तो मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ और मुझे इलेक्ट्रॉनिक सेंटर जाना है, इलेक्ट्रॉनिक कोई स्टोर हो तो चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं वहाँ पे अगर मिलता है तो। वॉर रेमिनेंट म्यूज़ियम के बाद आपने देखा कि मैं साइगॉन सेंट्रल पोस्ट ऑफिस गया, उसके बाद फिर मैं साइगॉन सेंटर में आया और अब मैं नेक्स्ट मॉल जा रहा हूँ। तो वॉर रेमिनेंट म्यूज़ियम के बाद से लेके अब तक मैं बाय वॉक ही ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही है इतना चलने में। लगभग अभी तक मैं 2-3 किलोमीटर तो चल चुका हूँ पैदल, और काफ़ी गर्मी भी है, बट पैदल चल के मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ यहाँ के लोकल स्ट्रीट्स को और यहाँ के एरिया को। वो शायद मैं ग्रैब में, बाइक या गाड़ी में वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस में नहीं कर पाऊँगा। तो आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अगर मैं टैक्सी या ग्रैब में होता तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं देख पाता। तो अभी ये देख के अच्छा लग रहा है। ये मैं एक और सेंटर में आया था, विनकॉम सेंटर। इसके अंदर H&M, ज़ारा, न्यू बैलेंस और ये सब स्टोर्स हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखा है कि ज़ारा और H&M के प्राइजेस ज़्यादा है और कलेक्शन, नो डाउट यहाँ का कलेक्शन बहुत बढ़िया है इंडिया के कंपैरिजन में, बट प्राइजेस जो है वो थोड़े से ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंस लगा। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ बेन थान मार्केट, वो 6 बजे तक बंद हो जाएगी, उसके बाद फिर नाइट मार्केट चलती है। तो अभी निकलते हैं, मेरे पास सिर्फ 50 मिनट्स है, तो अभी चलते हैं वहाँ पे। मैं आ गया था बेन थान मार्केट, अब चलते हैं अंदर, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ अच्छा मिलता है या नहीं। बेन थान मार्केट से मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है, टी शर्ट्स, पर्स और मोस्टली मतलब क्लोथिंग ही लिया मैंने। तो वो लोग बहुत ज़्यादा प्राइस बताते हैं आपको और आपको काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, तो आप तभी यहाँ से परचेज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ जो वो प्राइस मांगते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अच्छे से अपना बार्गेनिंग कीजिए, और कुछ वेंडर्स आपको थोड़ा सा सुनाएंगे भी, रूट भी लगेंगे, बट आप चुपचाप अपना आगे बढ़िए। तो अब शॉपिंग करके हम लोग देखते हैं, या तो वापस अपार्टमेंट जाएंगे या किसी कैफ़े वैफे में जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं, अब जैसी भी आगे हम लोग प्लान करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। हम लोग अब फिर ओएसिस कैफ़े आ गए थे। ये काफ़ी फेमस कैफ़े है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसमें बीच में पॉन्ड है, बीच में फिशेस है, तो अभी चलते हैं इसमें।
बहुत अमेजिंग है। ये मैंने ऑर्डर किया था सॉल्ट कॉफ़ी। तो वियतनाम में मैंने नॉर्मल कॉफ़ी ट्राई किया है, कोकोनट कॉफ़ी ट्राई किया है, सॉल्ट कॉफ़ी ट्राई किया है। इन तीनों में सबसे बेस्ट मुझे सॉल्ट कॉफ़ी लगी है। इंडिया में भी मैंने सॉल्ट कॉफ़ी ट्राई किया होगा वो लोकल्स में, बट जो ये है ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मैं वापस जब इंडिया जाऊँगा तो डेफिनेटली मैं यहाँ की कॉफ़ी मिस करने वाला हूँ। प्लस यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी। तो इस कैफ़े से हम लोग निकल रहे हैं। अब वापस हम लोग अपने अपार्टमेंट जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड देन उसके बाद फिर मोस्ट प्रॉब्ली शायद हम लोग वॉकिंग स्ट्रीट पर से निकलेंगे थोड़ा टाइम पास करने के लिए और कुछ डिनर वगैरह करने के लिए। तो अब वेट करते हैं कैब का। और अभी यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है शाम को, तो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। तो अभी हमारी कैब को आने में भी टाइम लग रहा है। तब तक वेट करते हैं और आपको फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। हम लोग वापस अपार्टमेंट में आ गए थे। अब हम लोग वॉकिंग स्ट्रीट जा रहे हैं थोड़ा सा वैसे टाइम पास करने के लिए। तो वहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई कैफ़े खुला होगा तो एग कॉफ़ी ट्राई करेंगे। हालांकि चांसेस कम है कि शायद अभी कुछ कॉफ़ी वगैरह सर्व होगी, बिकॉज इस टाइम पे तो अल्कोहल ही सर्व होती है। तो कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम पास करके आधे एक घंटे तक हम लोग फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि कल सुबह हमारा टूर बुक है पू ची टनल का, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो मैं कल आपको दिखाऊंगा उस वीडियो के अंदर, आप डेफिनेटली वो देखना। तो सुबह 7 बजे हमारी बस है, तो हमें जाना होगा। तो अभी चलते हैं वॉकिंग स्ट्रीट और फिर से मैं आपको आज का नज़ारा दिखाता हूँ, क्योंकि आज वीकेंड है, सैटरडे नाइट है। तो देखते हैं कि वहाँ पे कैसा होता है नज़ारा। तो लेट्स गो। तो आज आप सैटरडे नाइट का हाल देखिए, वैसा ही सिमिलर सा ही है जैसे कल था। कल भी भीड़ थी, आज भी भीड़ है। हम लोग थोड़ा वॉकिंग स्ट्रीट से टाइम पास करके तो अब हम लोग निकल रहे हैं वापस अपने अपार्टमेंट के लिए। अब कैब बुक कर लिया है, अब वापस अपार्टमेंट जाएंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे। तो आज का दिन अब मैं फिर से यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करूँगा कि आज का दिन वो जितना इवेंटफुल था, जो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे हो ची मिन में दिखाई, वो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कुछ सजेशन लगता है मेरी वीडियोस देखने के बाद, या कुछ भी आपका फीडबैक है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज हमारी लास्ट नाइट है वियतनाम में, तो बहुत ही दुख हो रहा है कि कल की रात हम लोग यहाँ नहीं होंगे, हम लोग वापस इंडिया लैंड कर चुके होंगे। तो चलिए अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अब कल हम लोग, जैसे मैंने बताया था आपको कि पू ची टनल का हमारा टूर है, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकलेंगे। फिर कल आपसे मैं मिलता हूँ। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट। Let's go. We ain't slowing down, baby. Come and show me how. Gotta do it right now. You know.